हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे और आप हर खुशी में इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हंसी खुशी के साथ अपने परिवार में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ के इतिहास में कल तक हमने चर्चा की थी राणा कुंभा। कुंभा के बारे में हमने क्या चर्चा की थी? 1433 से लेकर 1468 तक शासक कौन से आते हैं? कुंभा है। इनके बारे में हमने देखा था। तो इससे पहले हमने मेवाड़ की शाखाओं के बारे में देखा। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में घुरिल वंश की स्थापना घुरिल के द्वारा की जाती है। इसके बाद में शासक आए थे इसके अल्लट आते हैं। अल्लट या आलूरावल है मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। इनके बाद में अगले शासक आते हैं जेतर सिंह। राजधानी नागदा से कहाँ ले जाते हैं? चित्तौड़गढ़ ले जाते हैं। इल्तुतमिश के साथ युद्ध लड़ते हैं। गुताला का युद्ध कहलाता है, गुताला का युद्ध कहलाता है। इसके बाद में आते हैं रतन लाखा, रतन सिंह आते हैं। जेतर सिंह के बाद में शासक आते हैं 1301 से लेकर 1303 तक रतन सिंह है। रतन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। यह राजस्थान का ऐतिहासिक जोहरों की श्रेणी में आता है। रानी की याद में आज भी चित्तौड़ में क्या है? रानी की याद में जोहर मेला लगता है। इसके बाद हमने देखा था रतन सिंह के बाद में शासक आते हैं लख सिंह लाखा है। 1382 में लख सिंह लाखा है। लाखा के काल में बंजारी ने पिछोला झील बनाई थी। इसी झील के किनारे नटने का चबूतरा है। और इसी की अगर हम बात करते हैं जावर से एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान निकली है। सीसा प्लस दस्ता क्या कहलाता है? गलेना कहलाता है। इन्हीं का बड़ा बेटा था राणा चूड़ा है। रणवल राठौड़ नारियल भेजता है। मारवाड़ का राजकुमार था, उसने अपनी बहन के लिए नारियल भेजा था, लेकिन गलती से किसके पास पहुंच जाता है? लाखा के पास। लाखा से शादी करते हैं जिससे संतान होती है मोकल। तो यहाँ मोकल शासक बनता है। मोकल के समय रणवल राठौड़ को संरक्षक बनाया गया था और मोकल को शासक बनाया गया था। ऊंचे ऊंचे पदों पर इसने राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। तो इसके बाद में 1433 से 1468 तक जो हम निकल पड़ा था शासक बनता है कुंभा है। कुंभा के सामने दो समस्या थी। एक तो अपने पिता के हथियारों का बदल लेना था, दूसरा जो इसके रणवल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना था। तो पहला तो क्या है, बहारमली के माध्यम से रणवल राठौड़ को जहर दिलवाया गया था और उसको क्या है देहांत हो गया था, रणवल राठौड़ मारा गया था। तो वहां पर जोधा था, वहां पर क्या है जोधा था, प्रोग्राम चल रहा था। नीचे क्या प्रोग्राम चल रहा था, ऊपर क्या है इनको मारकाट रणवल राठौड़ को जहर दिया गया था, रणवल राठौड़ मारा गया था। तो नीचे कवाली के माध्यम से संगीत प्रोग्राम चल रहा था। कवाली के माध्यम से उसने जो गायकार था उसको पता चल गया कि राठौड़ों को मारेंगे। तो वो क्या है उसने गायकार के माध्यम से भजन मंडली की गजन किसी प्रकार के कवाली बनाई और उसने कहा कि रणमल जोधा भाज सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए, यानी रणमल को मार दिया गया है। अगर जोधा भाग सकता है तो भाग। उसने क्या है जो भजन गा रहा था, जो कवाली वो गा रहा था, उसमें क्या मिक्स किया था कि अगर जोधा ने सुन लिया तो जोधा क्या भाग जाएगा। जोधा ने ये बात सुन ली और जोधा वहां से भाग जाता है। रणमल राठौड़ को जब मार दिया गया तो सारे राठौड़ के वहां से भागे, क्योंकि एक राठौड़ को तो मारने वाले नहीं थे, सभी राठौड़ों को मारेंगे। तो रणमल राठौड़ को मारे जाने के बाद राव जोधा भागता है और भागकर मंडोर पहुंचता है। मंडोर से भी कुंभा ने इसको खदेड़ दिया गया था। तो हंसाबाई के द्वारा संधि करवाई गई थी जिसका नाम क्या है? आवल बावल की संधि। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण था वो किया गया था। इसके बाद कुंभा की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में कुंभा जो थे इसकी उपाधियां हैं। कुंभा की क्या है उपाधियां हमने कल नहीं पढ़ी थी। इसे हालगुरु है, दानगुरु है, छापगुरु है, सेलगुरु है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी क्या उपाधियां दी गई है। अब एक ग्रंथ आता है वीर विनोद। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है? वीर विनोद है। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम कौन सा आता है? वीर विनोद। जिसके लेखक कौन से हैं? श्यामल दास। श्यामल दास। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है? वीर विनोद है और इसके लेखक कौन से? श्यामल दास है। ये कहाँ के निवासी है? भीलवाड़ा के निवासी। ये कहाँ के निवासी है? अपने भीलवाड़ा के। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वीर विनोद है, जिसके लेखक अपने श्यामल दास है। और श्यामल दास कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के निवासी। इनके अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। उनके अनुसार क्या लिखा गया है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग, जिसमें से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित।
मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 जो दुर्ग है वो कुंभा ने बनवाई थी। यानी टोटल दुर्ग कितने हैं, दुर्गों की संख्या कितनी है अपनी 84 है, लेकिन उनमें से 32 दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, 32 दुर्ग है वो अपने कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो हमने देखा था मेवाड़ है, मेवाड़ का जो शासक था कुंभा है, ये मालवा विजय जीतता है, महमूद खिलजी है मालवा विजय उसको जीतता है। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक इमारत बनाता है, विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है, जय स्तंभ या विष्णु ध्वज है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। 1940 से 1948 में इस इमारत को बनाया गया था। तो इस इमारत को भी इसमें क्या सम्मिलित किया गया था। तो वहां पर जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय जो घोषित करता है, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिल का भवन बनाता है, वो भी इसमें क्या है सम्मिलित था। तो इसके अनुसार कितने हैं, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्ग है कुंभा के द्वारा निर्मित है। अब इसके क्या है वास्तुकार, इसके क्या है वास्तुकार थे। कुंभा के दरबार में अनेक वास्तुकार थे, जैसे क्या जेता है, पूजा है, नापा, दीपाक और मंडन है। जेता, पूजा, नापाक, दीपाक और मंडन है। कल हमने देखा था इसी के जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विष्णु ध्वज जो बनाया गया था, जय स्तंभ में विजय स्तंभ बनाया गया, इसी के समकालीन कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है, जैन प्रशस्ति है, जैन व्यवहारी जीजा को निर्मित था। अत्रिपुत्र महेश ने इसको क्या पूरा किया था। ये इसकी 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसी में ये जो वास्तुकार है, इन्हीं में क्या है उन्हीं वास्तुकारों का सहयोग रहा है। तो इसके मुख्य जो वास्तुकार है, अगर हम बात करते हैं कुंभा के वास्तुकारों की श्रेणी में जेता, पूजा, नापा, दीपाक और क्या है मंडन है, ये मुख्य वास्तुकारों की श्रेणी में आता है। जो मंडन वास्तुकार है, इसके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। मंडन वास्तुकार है, इसने क्या बनाया था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो अपना दीपाक जो है, दीपाक जो वास्तुकार है, इसके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था। इसी के अंदर एक आता है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़ है, कटारगढ़ दुर्ग। पहला तो क्या है कुंभलगढ़ पूछा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे, दीपाक। इसी के अंदर एक दुर्ग आता है कटारगढ़ दुर्ग है, जहां कुंभा स्वयं निवास करता था, जहां कुंभा स्वयं क्या है निवास करता था। इसको क्या कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग है, और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो पहला तो क्या है, इसमें स्वयं कुंभा निवास करता था, इसलिए मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख यानी इस दुर्ग से मेवाड़ को चारों तरफ से देखा जा सकता था। तो कुंभा स्वयं इसी में निवास करता था। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या कटारगढ़ दुर्ग है, जहां पर कुंभा स्वयं निवास करता था और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, यह काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है, इसलिए अबुल फजल ने इसे कहा था, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, ने कहा सर की पगड़ी भी गिर जाए, सिर की पगड़ी भी गिर जाए। इतनी ऊंचाई पर है कि यदि व्यक्ति इस प्रकार नीचे झुककर देखेगा तो उसकी सिर की पगड़ी क्या है नीचे गिर जाए। तो यह काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है, इसलिए अबुल फजल ने इसे क्या कहा है, सिर की पगड़ी भी गिर जाए है। इस चारों तरफ जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर का प्रकोटा बना हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया था कि इस दुर्ग के चारों तरफ कितने किलोमीटर का प्रकोटा है। चारों तरफ जो चारदीवारी की प्रकोटा बनाया गया है वो कितने किलोमीटर का है, तो 36 किलोमीटर का इसके चारों तरफ का प्रकोटा बनाया गया है। अब इसके अलावा कुंभा ने और कौन कौन से दुर्ग बनाए थे, तो एक तो आता है बसंती दुर्ग सिरोही है। कौन सा आता है, बसंती दुर्ग सिरोही है। कुंभा ने 84 दुर्गों में से कितने 32 दुर्ग बनाए थे। तो लगभग जो मोस्टली इसके आसपास दुर्ग थे उनका निर्माण कौन कराता है, कुंभा ही करवाता है। तो एक तो कौन सा आता है बसंती दुर्ग सिरोही है, दूसरा कौन सा आता है अचलगढ़ दुर्ग है, दूसरा कौन सा आता है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग हमने पहले भी पढ़ा था, माउंट आबू सिरोही के अंदर। अचलगढ़ जो दुर्ग है माउंट आबू सिरोही के अंदर है, इसका निर्माण भी कौन कराता है, कुंभा करवाता है। एक आता है कुशल माता का मंदिर है, बदनौर भीलवाड़ा है। कुशल माता का मंदिर कहां पर है, बदनौर भीलवाड़ा है। कुशल माता का मंदिर कहां पर आता है, बदनौर भीलवाड़ा का है। कुंभ श्याम मंदिर है, कौन सा आता है, कुंभ श्याम मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है, हरे का सारा श्याम हमारा।
कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ में है। तो पहला कौन सा आता है? बसंती दुर्ग सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर आता है? माउंट आबू सिरोही में है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और कुलचंद माता का मंदिर भद्रौर भीलवाड़ा में है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं 1460 में ये कौन सा आता है? शिलालेख आता है। 1460 के शिलालेख के अनुसार कुंभा उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो 1460 में कुंभलगढ़ जो शिलालेख है उसमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। कुंभा को शक्तिशाली शासक बताया जाता है। 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभा के बारे में जानकारी देता है। तो ये प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी क्या थ्योरी अलग सी है। तो अगर पूछा जाएगा कि कुंभा के बारे में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो उसकी कृतियों के बारे में जानकारी देता है, तो 1460 में एक ग्रंथ आता है कुंभलगढ़ शिलालेख है जो कुंभा के बारे में जानकारी देता है। तो ग्रंथ है वीर विनोद, जिसके लेखक कौन से? श्यामल दास है। और श्यामल दास कहाँ के निवासी? अपने भीलवाड़ा की। इनके अनुसार मेवाड़ में कितने कुल 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्ग कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं। तो कुंभा के द्वारा दुर्ग बनवाए गए हैं तो इनके वास्तुकार भी होंगे, यानी जो डिजाइन देने वाले हैं उनके बारे में बताने वाले वो भी होंगे। तो इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो वास्तुकार हो रहते थे, जिसे जेता है, पूजा है, नापा दीपाक और क्या है? मंडन है। जेता, पूजा, नापा दीपाक और क्या है? मंडन है। इनमें से जो मंडन वास्तुकार है, मंडन वास्तुकार है, इसके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था। इसी के अंदर कटारगढ़ दुर्ग आता है जिसमें कुंभा स्वयं निवास करता, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अबुल फजल ने ऊपर चढ़कर देखा इसको और कहा कि काफी बुलंदी ऊंचाई पर है, इससे व्यक्ति की पगड़ी भी गिर जाए, कि सिर की पगड़ी भी गिर जाए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इसमें कहा था 36 किलोमीटर का इसका सामना प्रकोटा है। 36 किलोमीटर का इनका क्या है? एक प्रकोटा बना हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या कुंभा किसी प्रकार के संगीत में विश्वास रखते थे, तो कुंभा क्या है? संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो कुंभा के संगीत गुरु आते हैं जिनका नाम क्या है? सारंग व्यास है। कुंभा के संगीत गुरु है जिनका नाम क्या कहलाता है? सारंग व्यास है। उनके क्या कई रचनाएं हैं, संगीत निवासा है, रसिक प्रिया है, चंडीस्तक है, कामराज रतिसार है। इस प्रकार की क्या इनकी बहुत सारी कृतियां दी गई है। इन्हें पाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शेर गुरु, अभिनव भट्ट, इनकी क्या है? उपाधियां हैं। इनकी क्या है? उपाधियां हैं। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो इनके दरबार की अगर हम बात करते हैं तो इनके संगीत गुरु कौन से कहलाते हैं? सारंग व्यास है। कुंभा के संगीत गुरु, संगीत गुरु, कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या है? सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु है, उनका नाम क्या कहलाता है? सारंग व्यास है। तो ये संगीत गुरु है, तो इनसे क्या है? रचनाएं सीखते हैं, इनसे रचनाएं सीखते हैं और स्वयं भी क्या है? रचनाएं करती है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो संगीत राज है। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है, शुद्ध प्रबंध में लिखा जाता है, शुद्ध प्रबंध है, कामराज रतिसार, चंडीस्तक है, चंडीस्तक है। तो ये रचनाएं करते थे। इनके दरबार में विद्वान थे जो इनके संगीत गुरु है, उनका नाम क्या था? सारंग व्यास। ये कविताएं लिखते थे, तो स्वयं ने उनके रचनाएं की हैं। ये तो क्या कहलाती है? अगर हम बात करते हैं संगीत राज है, कौन सी कहलाती है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है और चंडीस्तक है, कामराज रतिसार है। और इसी के साथ आती है रसिक प्रिया। कौन सी आती है? रसिक प्रिया। तो संगीत राज, संगीत निवासा है, शुद्ध प्रबंधन है, कामराज रतिसार है, चंडीस्तक है। कौन सी कहलाती है? चंडीस्तक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रसिक प्रिया है, और कौन सी आती है? संगीत रत्नाकार है। कौन सी आती है? संगीत रत्नाकार है। इसके अलावा क्या है? और कई सारी क्या है? कविताएं जो रचनाएं हैं इसके द्वारा लिखी गई है। तो संगीत राज है ये इसकी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है कि इसके द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, कि इनके द्वारा रची गई सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी कहलाती है। तो अपने कुंभा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? सिरमौर ग्रंथ कौन सा कहलाता है? संगीत राज है। कौन सा कहलाता है? संगीत राज है।
अब इनकी जो उपाधियां हैं वो कौन सी है? हालगुरु है, सेलगुरु है, दानगुरु है, अभिनव भट्टाचार्य है, राणे राय है, छाप गुरु है। इस प्रकार के ये इनकी उपाधियां हैं। तो उनकी उपाधियों के नाम अलग अलग दिए गए हैं। हालगुरु, दानगुरु, छेदगुरु है। हालगुरु इनको अलग उपाधियों के कारण दिया गया जाता है। सेलगुरु की बात करते हैं तो ध्रुव पर चढ़ाई करने के कारण है। राजगुरु की अगर बात करते हैं तो राज दरबार में इनके राजा के रूप में ये मंत्रियों को रखते थे, इसलिए इन्हें राजगुरु कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इनकी क्या है? अलग अलग है। जब इसमें क्वेश्चन डालूंगा तो उसमें क्या है? इनकी उपाधियों के बारे में क्या है वहां डालेंगे। तो कुंभा के संगीत गुरु कौन से आते हैं? सारंग व्यास। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है, कामराज, रतिसार है, चंडी स्तक है। कामराज, रतिसार है, चंडी स्तक है। तो ये इसकी क्या है? मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। और कौन से कहलाता है? संगीत राज, रतिसार है, संगीत रत्नाकर है, संगीत राज, रतिसार है। ये इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। तो इसमें एक बार देखते हैं कि कुंभा के दरबार में एक था श्यामल दास। श्यामल दास है, उनका ग्रंथ कौन सा आता है? वीर विनोद है। श्यामल दास है, उनके ग्रंथ का नाम कौन सा आता है? वीर विनोद है। श्यामल दास के ग्रंथ का नाम वीर विनोद। श्यामल दास कहाँ का निवासी था? भीलवाड़ा का निवासी। उनके अनुसार यहाँ पर 84 द्रुप है, मेवाड़ में 84 द्रुप है, जिनमें से 32 द्रुप अकेले कुंभा ने बनवाए थे। जैसे बसंती द्रुप सिरोही है, अचलगढ़ द्रुप माउंट आबू सिरोही है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, और हम बात करते हैं कुशल माता का मंदिर बलरोड भीलवाड़ा में है। तो ये इनके मुख्य इनके द्वारा जो मंदिर है उत्पत्तियां करवाई गई थी। अब इनकी एक बेटी थी। कुंभा की क्या है? एक बेटी थी। पिताजी क्या संगीत में इंटरेस्ट रखते थे, तो बेटी भी क्या इंटरेस्ट रखी थी। तो इनकी क्या पुत्री थी जिसका नाम क्या है? रमाबाई है। जिनका नाम क्या है? रमाबाई है। ये वागीश्वरी कहा जाता है। इनकी पुत्री थी जिसका नाम क्या कहलाता है? रमाबाई। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या कहलाता है? रमाबाई है। इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है। इसको उपाधि दी गई है, किसकी है? वागीश्वरी की है। तो रमाबाई या वागीश्वरी है, यह भी किस प्रकार की थी? पिताजी संगीतज्ञ है तो बेटी भी किस प्रकार होगी? संगीतज्ञ होगी। रमाबाई या वागीश्वरी किस प्रकार की थी? संगीतज्ञ। किस प्रकार की थी? ये संगीतज्ञ थी, महान थी, अपने पिताजी की तरह क्या है? महान संगीत में इंटरेस्ट रखने वाली थी, इसलिए क्या है? इसे वागीश्वरी की संज्ञा दी गई है। अब इसकी बात करते हैं कि कुंभा के द्वारा एक रचना प्रारंभ की थी एकलिंगी महात्म्य में। कुंभा ने एक रचना प्रारंभ की थी। कुंभा के द्वारा एक रचना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम क्या है? एकलिंगी महात्म्य है। लेकिन कुंभा इसे पूरी नहीं कर पाए। कुंभा इस रचना को क्या है? पूरी नहीं कर पाते हैं। इसको पूरा किया जाता है कान्यव्यास में। तो कुंभा के द्वारा रचना की गई एकलिंगी महात्म्य। कुंभा ने एक रचना की थी जिसका नाम क्या? एकलिंगी महात्म्य है। इसकी तुलना किसके साथ की गई है? तुलना की गई है पुराणों से, वैदिक पुराण से तुलना की गई है। लेकिन इसको यह पूरा नहीं कर पाए थे। इसको क्या है? यह पूरा नहीं कर पाए थे। तो पूरा इनके वेतनिक कवि है, यानी पैसे लेते थे और क्या है? ये कविताएं लिखते थे। तो इनकी क्या है? कान्यव्यास के द्वारा इस रचना को पूरा किया गया। तो रचना पूरी किसने की थी? कान्यव्यास। कान्यव्यास रचना पूरी किसने की थी? कान्यव्यास के द्वारा यह जो रचना है वो पूरी की जाती है। तो इस प्रकार कुंभा था। इस प्रकार क्या है? कुंभा है, यह अपनी जो कार्य है कृतियां करता है। अब कुंभा की है 1433 से 1468 तक है। इसके बाद में कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने। कुंभा की हत्या क्या है? उसका बेटा है वो अपने पिताजी को मार देता है। कुंभा की अगर बात करते हैं तो ये किसी प्रकार से क्या बीमार हो गया था। ये अगर बात करते हैं तो इनको शरीर में चमड़ी से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो गया। तो इसके बेटे उदा ने क्या है? इनकी हत्या कर दी थी। इसलिए उदा को अगर बात करते हैं पितृहंता कहा जाता है। उनके बेटे ने 1468 में कुंभा को मार दिया। तो कुंभा को 1468 में इसके बेटे ने मार दिया था। बेटे का नाम क्या है? उदा है। कुंभा की हत्या 1468 में कुंभा की हत्या 1468 में कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कर दी। कुंभा को उसके बेटे उदा ने मार दिया था। बताते हैं
किताबों में लिखा गया है कि जो कुंभा थे ये बाहर बैठे, कुंभा क्या है ये बाहर की तरफ भ्रमण करने के लिए वहां पर किसी जो जल का स्रोत था उसके आसपास बैठे। उदा ने देखा पिताजी क्या बीमार, पिताजी अब क्या शासन सत्ता चला नहीं सकते हैं, तो इसने कटार निकालता है और कटार से अपने पिता की हत्या कर देता है, कटार से पिता की हत्या कर देते हैं। इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता या इसे पितृहंता कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है, या सीधा पूछेगा कि पितृहंता किसे कहा जाता है तो अपना उद्दा आएगा। 1468 से 1473 तक, 1468 से 1473 ईस्वी तक शासक हो रहा था उद्दा है, शासक रहता है उद्दा है। 1468 से लेकर 1473 तक शासक रहता है मेवाड़ का उद्दा है। लेकिन 1468 तक 1473 तक आते आते 1468 से लेकर 1473 तक 1473 तक आते आते मेवाड़ के सरदारों को, मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों को इस बात का पता लग गया, इस बात का पता लग गया कि इस बात का पता लग गया कि उद्दा ने अपने पिता की हत्या की, पिता की हत्या की। तो 1400 कोई भी चीज हो कितने समय तक छुपे, किसी भी प्रकार की है कोई गलत आचरण या किसी प्रकार की कोई बात है तो कब तक छुपी रहेगी, कभी न कभी तो सामने आएगी, कभी न कभी तो सामने आएगी। गलत नीयत से अपने पिता को मारकर, गलत नियत से अपने पिता को मारकर यह 1468 में मेवाड़ की शासन सत्ता अपने हाथ में लेता है। लेकिन धीरे धीरे बातें तो उखड़ी कि पिताजी एकदम से इसे कैसे मर गए। तो 1468 से 73 तक इसने राज किया था, लेकिन 73 तक आते आते मेवाड़ के सरदार है उनको पता चल जाता है कि इसने स्वयं ही अपने पिता को मार दिया है, इसलिए 1473 में इसको खदेड़ दिया जाता है। 1473 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने इसे क्या मेवाड़ से भगा दिया, मेवाड़ से भगा देते हैं। कहा जाता है कि भगवान इंसाफ करते हैं, कहते हैं भगवान इंसाफ करते हैं, तो भगवान ने इंसाफ किया था और इसकी क्या है बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरने से, आकाश से बिजली गिरी थी और बिजली गिरने से बरसात में कहीं घूम रहा होगा, तो जैसे ही आकाश से बिजली गिरती है, बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो जाती है, उद्दा मारा जाता है। तो इसके बाद में मेवाड़ की सत्ता है वो खाली हो जाती है, मेवाड़ की सत्ता खाली हो जाती है। तो मेवाड़ की सत्ता खाली होने के बाद में शासक बनाया जाता है रायमल। रायमल को शासक बनाया जाता है जो क्या था कुंभा का भाई है। अब इसका कुंभा का तो वंश से संबंधित था नहीं, तो इसलिए कि इसके भाई को शासक बनाया जाता है। रायमल शासक बनता है जो 1473 से लेकर, अगला शासक कौन बनता है रायमल, 1473 से लेकर 1509 तक शासन करता है। 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ का अगला शासक कौन सा आता है अपना रायमल है। तो इस प्रकार कुंभा का जो कार्यकाल है उसमें हुआ था। कुंभा का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था, इसने दुर्गों का निर्माण सबसे ज्यादा करवाया गया था। तो कुंभा की अगर हम बात करते हैं 1433 में इसको शासक बनाया गया, 1433 में कुंभा शासक बनता है। 1433 से 1468 तक यह शासक रहता है। इसकी उपाधियां हैं हालगुरु है, दानगुरु है, सेलगुरु है, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, इस प्रकार उनकी क्या उपाधियां दी गई। हिंदू सुल्तान है, हिंदू सुल्तान है, तो अलग अलग क्या उपाधियां दी गई है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा दो कार्य किए गए थे, एक तो अपने पिता के हथियारों का बदल लेना और एक क्या है जिसके रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करना है। तो पहले तो क्या है अपने पिता के चाचा मेरा व महपापुरा महमूद खिलजी की शरण में चल जाते हैं, उसको वहां से खदेड़ता है, उसको वहां से खदेड़ता है। सहारनपुर का युद्ध हुआ था जिसमें मालवा विजय करता है। 1437 में सहारनपुर युद्ध के माध्यम से मालवा विजय करता है और मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिल का भवन मिलाता है, जिसे विजय स्तंभ है, जय स्तंभ है, विष्णु ध्वज कहा जाता है। 9 मंजिल का भवन है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो मंडन वास्तुकार के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग नाम लिखे गए हैं, अल्लाह लिखा गया, 9 बार इसमें कहा जाता है अल्लाह लिखा गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, मूर्तियों का अजायब घर है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा का प्रतीक चिन्ह है,
ठीक है, तो इसमें अलग अलग बातें लिखी गई। इसी के 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा है कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ प्रशस्ति है। इसका निर्माण करवाया गया जैन व्यापारी जीजा ने किया था, जैन धर्म से समर्पित है। ये क्या है, जैन धर्म को समर्पित है। अत्रि महेश ने इसको पूरा किया था और पुत्र महेश भट्ट ने, अत्रि भट्ट ने इसको आरंभ किया था और महेश भट्ट इसका कार्य पूरा करता है। तो इसमें यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद में जो महमूद खिलजी है, सहारनपुर के युद्ध में 1437 में महमूद खिलजी है उसको बंदी बनाया था, कुंभा ने 6 महीने तक बंदी बनाया, बाद में छोड़ देता है। फिर ये महमूद खिलजी है, ये गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और कहता है कि हम कुंभा को हराने के लिए एक संधि करते हैं, जिसका नाम क्या था, चंपानेर की। इसका नाम क्या था, संधि है। इस संधि में 1456 में ये हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंभा वहां पर जाता है। कुंभा ने फिर इनको खदेड़ दिया था, फिर इनको हरा दिया था। इसके बाद हमने आज देखा ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कौन से, श्यामल दास है। श्यामल दास भीलवाड़ा के निवासी है। उनके अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्ग कुंभा के द्वारा बनाए गए। इसमें कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, दीपाक जो मंडन है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण कौन सा करता है, मंडन करता है। पूजा दीपाक नापा मंडन इसके वास्तुकार थे। मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया जाता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग ही अंदर ही क्या कहलाता है, कटारगढ़ का दुर्ग। कौन सा कहलाता है, कटारगढ़ का दुर्ग है, जहां कुंभा स्वयं निवास करता था। कुंभा स्वयं निवास करता था, कुंभा स्वयं निवास करता था, इसलिए मेवाड़ की आंख कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ को चारों तरफ से देख सकते। अबुल फजल ने देखा काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है, आपकी सिर की पगड़ी भी गिर जाए, यहाँ से क्या सिर की पगड़ी भी गिर जाए। इसके अलावा बसंती दुर्ग सिरोही में बनाया था, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही है, कुशल माता का मंदिर बदरौर भीलवाड़ा में है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये कुंभा के द्वारा कीर्ति थी। इसके बाद इसकी जो थी रचना थी संगीत रास है, इसको सबसे फेमस माना जाता है। संगीत में भाषा है, शुद्ध प्रबंध है, कामराज रतिसार है, चंडी शतक है, ये इसकी मुख्य कीर्तियों के बारे में था। इसकी पुत्री थी रमाबाई, कुंभा की पुत्री थी रमाबाई है, जिसे वागीश्वरी कहा जाता है। ये भी क्या महान संगीतज्ञ, पिता के समकालीन चलेगी तो पिता के कदमों पर चलेगी, तो उन्हीं के क्या संगीत के रूप में क्या महान इसने क्या सृष्टि प्राप्त की थी। इसके बाद में क्या है, एकलिंगी महात्म्य की रचना क्या है, जो कुंभा है वो स्टार्ट करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। इसकी तुलना पुराणों से की गई है, इसको पूरा कौन करते हैं, इनका जो वेतनी कविता कान्य व्यास है वो उसको पूरा करता है। कुंभा की उम्र हो गई थी, कुंभा की उम्र हो गई थी, उसको कहते हैं शरीर से संबंधित किसी प्रकार का रोग लग, चमड़ी या किसी प्रकार का ऐसे रोग लग जाता है। तो कुंभा को उसके बेटा ने देखा कि पिताजी तो क्या कार्य के रहे, पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन जब तक पिताजी है तो शासन मेरे हाथ में है, मैं यहाँ का सम्राट नहीं बन पाऊंगा। तो उसने क्या अपने पिताजी की हत्या कर दी। कैसे कैसे पहले देखिए किस प्रकार हुआ करते थे, अपने शासन सत्ता के लिए भाई को मार दिया जाता था, शासन सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या कर दी जाती, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। 1468 में यह अपनी गद्दी पर बैठता है और इसे पितृहंता कहा जाता है। 1468 से लेकर 1473 तक आते आते मेवाड़ के सरदारों को इस बात का पता चल गया कि इसने अपने पिता की हत्या की है, और पिता की हत्या करने के बाद में क्या शासन बैठा, ये क्या शासन इसने गद्दी के अपने अधीन ली है। तो मेवाड़ के सरदारों ने इसे 1473 में भगा दिया था, इसको वहां से खदेड़ दिया जाता कि अपने पिता को तूने नहीं बख्शा, तू किस प्रकार शासन, तू किस प्रकार शासन कर सकता है, जब तूने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा तो अपनी प्रजा के बारे में क्या सोचे। तो उसको क्या वहां से खदेड़ दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। तो मेवाड़ से बाहर निकलता है और कहते हैं भगवान सबकी सुनता है, इंसाफ सभी के साथ करता है, नाइंसाफ नहीं करता है। समय और परिस्थिति जरूर बदलती है, लेकिन समय परिस्थिति आने के बाद भगवान इंसाफ करते हैं। तो समय बदला और एक दिन उदा के ऊपर क्या बिजली गिर गई, बिजली गिरने से क्या उदा की मृत्यु हो जाती। तो इस प्रकार जब नजरें दौड़ाई तो क्या है, इनसे संबंधित कोई था, इनका क्या उद्दा था, इनके उद्दा था। कुब्बा के बाद में क्या उद्दा है, तो उद्दा के बाद में क्या शासक को बनने के लिए था नहीं, तो रायमल को सरदारों ने क्या रायमल को शासक बनाया, और रायमल के हाथ में 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ की शासन सत्ता हाथ में दी थी। 1473 से लेकर 1509 तक जो रायमल है उसने यहाँ की कार्यभार है मेवाड़ का देखा था। मेवाड़ का कार्यभार इसके अधीन में 1473 से 1509 तक रहता है। तो राम से क्या रायमल ने कार्यभार संभाला था, मेवाड़ को आगे बढ़ाया था। इसके बाद में जो रायमल था, ये रायमल जो था इसने इसके 3 पुत्र थे। इसके क्या है, वैसे तो इसकी 11 रानियां थी। अगर बात करते हैं रायमल 1473 से लेकर 1509 तक जो शासक रहे थे रायमल, इनकी कितनी रानियां थी, कौन सा आता है रायमल, शासक रहते हैं रायमल 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक, 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक शासक रहते हैं रायमल।
शासक कौन से रहते हैं, रायमल है। उस समय इसकी अगर हम बात करते हैं तो रायमल की जो शादी हुई थी तो रायमल की 11 रानियां थी। रायमल की कितनी रानियां थी, 11 रानियां थी। इन 11 रानियों से रायमल को 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। इन 11 रानियों से रायमल को क्या है, 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी और 13 क्या है, पुत्र प्राप्त हुए। रायमल 1473 से 1509 तक शासक बना था। इसकी कितनी रानियां थी, 11 रानियां कितनी थी, 11 थी। और इन 11 रानियों से इसे 13 पुत्र प्राप्त हुए और 2 क्या थी, पुत्रियां प्राप्त हुई, 2 पुत्रियां प्राप्त। रायमल 1473 से 1509 तक मेवाड़ का शासक रहता है। इसने 11 शादियां, इसकी 11 रानियां थी। 11 रानियों से इसे अगर हम बात करते हैं 13 पुत्र प्राप्त हुए और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। अब रायमल था, इसने क्या शासन सत्ता को अपने बेटों में किसी को नहीं कहा कि मैं शासन सत्ता इसको दे रहा हूं, क्योंकि इतने बेटे 13 पुत्र है तो किस किस को सौंपे, किस किस को यह शासन सत्ता सौंपेगा। इसने सोचा जो जिसमें कार्य करने योग्य होगा, जिसमें योग्यता होगी वो अपने आप सम्राट बने। तो इसने क्या किसी को, जो पिता था तो पिता वैसे तो क्या अपने वंश के अनुसार आगे क्या है, अपना जो पुत्र योग्य पुत्र होता है उसको आगे करता है कि मैं इसको सम्राट बनाऊं। लेकिन रायमल जी अपने हाथ पर हाथ रख बैठे, किसको करे, 13 थे, 13 में से क्या किसको करे, एक योग्य थोड़ी होगा, 2-3 भी निकल सकते हैं, तो किसको करें। क्यों रायमल जी अपनी खुद की हत्या उनसे करवाएं। तो इसलिए क्या रायमल जी ने किसी को शासक नहीं बनाया। रायमल जी आराम से बैठे रहे थे, देख रहे थे कि कौन इसके लिए आतुर होता है, कौन इसके लिए आतुर होता है, सत्ता के लिए कौन कौन लड़ता है। तो अब क्या है, 3 पुत्र थे इसके, 3 पुत्र है जो सत्ता के लिए आगे आए थे। एक तो आता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हमने अजमेर का दुर्ग जब पढ़ा था, तारागढ़ में पढ़ा, पूर्णा राजकुमार है जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसकी पत्नी थी तारा है, उसके नाम पर इसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, अजमेर दुर्ग का क्या मरम्मत कराई थी, उसका नाम क्या रखा, तारागढ़। छम छम की आवाज आती है, तारे पीछे टूट गए थे, उसका नाम क्या, तारागढ़ रखा था। पत्नी की जो स्मृति में पत्नी को इसने समर्पित कर दुर्ग का निर्माण जब करवाया गया था तो अजमेर दुर्ग का नाम इसने तारागढ़ रखा था। वही कौन सा है, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया है। तो एक तो इसका बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया, सबसे बड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हमने पहले पढ़ा था, क्या कहा जाता है, पूर्णा राजकुमार है या तेज धावक की संज्ञा दी जाती। अजमेर जो पढ़ा, अजमेर का चौहान वंश जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा, याद होगा। तो दूसरा इसका एक बेटा था जयमल है, दूसरा एक इसका बेटा क्या था, जयमल है। कौन सा था, जयमल। दूसरा जयमल आता है, हम भी शासक बने, हमें क्या कमी है, हम भी सम्राट बने, तो ये आता है। तीसरा इसका बेटा आता है सांगा, कौन सा आता है, सांगा, राणा सांगा या संग्राम सिंह, राणा सांगा या संग्राम सिंह। 3 भाई, ये दोनों सगे भाई थे। रूप कंवर, ठीक है, रूप कंवर के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा क्या थे, सगे भाई थे, बिल्कुल ब्लड रिलेशन था इनका, बिल्कुल क्या है, सगे भाई थे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो रतन कंवर है, रानी रतन कंवर के ये क्या थे, पुत्र, रानी रतन कंवर के दोनों क्या थे, पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा है। जयमल इनका सौतेला भाई था, जयमल इनका सगा भाई नहीं था, ब्लड रिलेशन से लेना देना नहीं था। इनकी क्या माता दूसरी थी, मौसी का ये इसी प्रकार का था। तो ये दोनों क्या थे, सगे भाई थे, ये क्या थे, सगे भाई थे। अब क्या शासन के लिए भाग रहे, ये क्या है, शासन के लिए भाग रहे थे। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा है, ये वास्तु शास्त्र में ज्यादा ही विश्वास रखते थे, ज्योतिषियों में ज्यादा ही विश्वास रखते थे। आजकल ज्योतिष को हाथ दिखाया जाता है, उनमें क्या विश्वास रखा जाता है ज्योतिषियों में, कि ज्योतिषी अपने को क्या बताएगा, ज्योतिषी क्या है, अपने को क्या बताएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अपने चाचा सारंगदेव, इनके चाचा का नाम क्या था, सारंगदेव। कौन सा आता है, सारंगदेव। सारंगदेव के साथ ये अपने चाचा सारंगदेव के साथ क्या, वहां एक ज्योतिषी, प्रमुख ज्योतिषी थे, उनके पास जाते हैं और उन्हें क्या है, ज्योतिष को जाकर के दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं कि आप बताएं हम तीनों में से शासक कौन बनेगा, हम तीनों में से मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज सिसोदिया बढ़ाया तो इसकी जन्म कुंडली देखी, फिर जयमल की जन्म कुंडली देखी, फिर किसकी देखी थी, सांगा संग्राम सिंह की जन्म कुंडली देखी। सांगा व संग्राम सिंह की क्या जन्म कुंडली देखी। कहते हैं किस्मत और भाग्य, किस्मत और भाग्य व्यक्ति को वहां पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर उसका
पहले से निर्माण किया होता है। मेहनत होती है, मानते हैं, मैं नहीं मानता था, पहले किस्मत होती है, लेकिन अब मानते हैं कि किस्मत और कर्म अपने अपने होते हैं। मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक समय बाद आपको किस्मत का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो किस्मत देखिए, पृथ्वीराज, सिसोदिया, जयमल और सांगा तीनों की जन्म कुंडली देखिए। और राजयोग किसका बताया? सांगा का है, सबसे छोटा था। राजयोग किसका बताया? संग्राम सिंह है। उस ज्योतिषी ने कहा कि संग्राम सिंह का सांगा मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, सांगा मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। यह बात पृथ्वीराज सिसोदिया को पसंद नहीं, यह बात क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया को पसंद नहीं आई। पृथ्वीराज सिसोदिया को पसंद नहीं है तो पृथ्वीराज सिसोदिया के हाथ में तलवार, उसने सांगा के ऊपर तलवार से हमला किया। उसने सांगा के ऊपर क्या तलवार से हमला किया। जैसे ही सांगा पर हमला किया तो सांगा घायल हो, सांगा क्या है? घायल हो जाता है। ठीक है, सांगा वहां पर क्या है? घायल हो जाता है। तो सांगा घायल हो गया था, लेकिन सांगा किसी प्रकार बच जाता है, उसको बचाया जाता है, चाचा ने बचाया। लेकिन एक उसकी तलवार की जो नोक थी वो क्या, उसकी आंख में लगी, उसकी दाईं आंख में लग जाती है। तो सांगा की दाईं आंख क्या है? वहां पर उस घायल हो जाती है। सांगा की दाईं आंख क्या है? घायल हो जाती है। तो उसकी आंख को क्या है? इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी आंख हमेशा हमेशा के लिए दिखना बंद हो गया। तो सांगा इस प्रकार अंधा हो। सांगा पृथ्वीराज सिसोदिया, देखिए किस प्रकार की शासन सत्ता है। एक ने तो अपने पिता को मारा, उधर ने तो क्या अपने बाप की हत्या की शासन के लिए। और दूसरा देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया अपने भाई सांगा को क्या मारने के ऊपर तुला केवल और केवल शासन के लिए, सम्राट बनने के लिए। तो सांगा क्या है? सांगा को बचाया गया था सारंगदेव के द्वारा, इसने तलवार से हमला किया था। जयमल कुछ नहीं कर रहा था, जयमल हालांकि इसका सुतेला भाई है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा था। एन ब्लड रिलेशन का खुद का भाई इसके ऊपर क्या हमला कर रहा है। सांगा पर हमला किया था, सांगा पर हमला करने पर घायल हो गया था। उसकी आंख में तलवार लग जाने के कारण क्या है? सांगा अंधा हो जाता है। सांगा क्या हो गया था? अंधा हो गया, सांगा अंधा हो जाता है। फिर ये जो चाचा थे सारंगदेव, इनके चाचा थे सारंगदेव। सारंगदेव ने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों शासन सत्ता के लिए लड़ रहे हो? तुम इस प्रकार लड़ते हुए अच्छे थोड़ी लगते हो। तुम इस प्रकार केवल और केवल ज्योतिषियों के कहने पर इस प्रकार लड़ते हुए अच्छे थोड़ी लगते हो। क्या पता ज्योतिषी की बात सही हो या न हो। इससे अच्छा यह है कि भीमल गांव की यहाँ पर एक चारण जाति की रहती है। भीमल गांव की चारण जाति की एक चमत्कारिता है। एक लेडीज थी भीमल गांव में, भीमल गांव था वहां सात पासी में, वहां की एक रात देखा करती थी। वहां की अगर हम बात करते हैं ज्योतिषी थी, उसके ऊपर क्या है? भीमल गांव की एक थी जो हाथ देखा करती है। उसके पास चले, उसके पास क्या है? चलते हैं, उसको दिखाते हैं क्या वो क्या कहते हैं। जैसे ही वहां पर गए तो वही तीनों का हाथ देखा, पृथ्वीराज सिसोदिया है, तीनों की क्या चमत्कारिता, वो चमत्कार करती थी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में देखा, जयमल देखा, सांगा के बारे में देखा। तो फिर वो भी कुंडली किसकी है? अब पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल बाहर बैठे थे, जहां पर उनका स्थान बनाया तो उससे क्या बाहर बैठे थे। सांगा अंदर था। सांगा का जैसा ही हाथ देखा तो वह किसको शासक बनाती है? वह भी सांगा को शासक बनाती है। कहते हैं कि मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा? सांगा बनेगा। अब जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चलता है तो वो क्या फिर भागता है उसको मारने के लिए, कि मैं इसको मारूंगा, मैं सांगा को मार ही दूंगा। तो कैसे शासक बनेगा? तो कैसे शासक बन जाएगा? उसने खूब हमला किया था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सांगा को पता चलता है कि भाई अब छोड़ेगा नहीं, तो क्या है, जहां पर जो झोंपड़ी थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, जहां पर ये दिखाने के लिए गए थे ज्योतिष के पास, तो वहां से क्या सांगा भागता है, सारंगदेव उसको भगाता है। सांगा भागकर अजमेर पहुंचता है, अजमेर के करमचंद के पास सीधा पहुंच जाता है और कहते हैं मुझे शरण दीजिए, मुझे मेरा भाई मारेगा, मुझे मेरे भाई मारने आ रहे हैं। तो अजमेर के करमचंद ने इसको क्या शरण दी, सांगा को अजमेर के करमचंद के द्वारा क्या शरण दी जाती है। तो कहते हैं किस्मत और भाग्य। अब शासक इनको बनना था, लेकिन ये क्या ये बना। अब पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने सोचा भाई तो भाग गया, सांगा तो भाग गया, उसके राज्यों के ज्यादा चांस थे, वो तो क्या भाग गए। अब शासक बनाएंगे किसे? अब संग्राम सिंह तो बनेंगे, हम भी बनेंगे। दोनों दोनों के हैं इधर उधर घूम रहे थे, दोनों इधर उधर क्या चौड़े और घूमते कि सम्राट तो हम ही बने। तो दोनों में सहमति हो गई थी किस प्रकार तू भारतवर्ष संभालेगा, किस प्रकार मैं करूंगा। तो अब रायमल ठीक था, चलो अपने आप के इन्होंने सुलह कर ली, रायमल भी खुश हुआ, चलो अपने आप के इन्होंने सुलह कर ली। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी एक बहन थी आनंदाबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी आनंदाबाई है, इसका सिरोही के सम्राट है, सिरोही का एक शासक था जिसका नाम है जगमाल है। सिरोही के शासक जगमाल के साथ विवाह किया, क्या नाम था? आनंदाबाई। कौन सी बाई? आनंदाबाई। और कौन सा था? सिरोही का शासक था जगमाल। सिरोही सम्राट कौन सा था? जगमाल।
पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। दो बहनें, इनकी कितनी 11 रानियां थी, 13 पुत्र थे, 2 इनकी पुत्रियां थी। 2 पुत्रियों में से एक का नाम क्या था? आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल के साथ किया हुआ था। सिरोही के शासक जगमाल है, उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। इनका अच्छी चली, इनकी लाइफ अच्छी चलती। आनंदाबाई और जगमाल है। थोड़े ही समय बाद जगमाल जी आनंदाबाई को परेशान करने लगे। किसी बात को लेकर किसी कोई मुद्दा हो गया था, आनंदाबाई को क्या परेशान करते, तो ये अपने भैया के पास समाचार बोलते, भैया मेरी ये दिक्कत है, तुम्हारे जीजा जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जीजा जी डांटते हैं, फटकारते हैं। तो जीजा जी के बारे में जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चलता है, बोले मैं आ रहा हूँ, तो समझाने के लिए जाती है। बहन का भाई है तो समझाने के लिए साड़क जी के इनको समझाने के लिए, जगमाल को समझाने के लिए गए। अपना इनका बहनोई था, तो ये बहनोई को समझाने के लिए जाते। बहनोई के पास समझाने के लिए गए थे, तो शाम को इन्होंने इसी प्रकार ड्रिंक पी और दोनों ने अच्छी तरह से बात जगमाल जी को समझाया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने समझाया तो जगमाल जी ठीक, जैसे जैसे कह रहे, तो ये होता है जब कोई समझाने आता है तो ठीक है इस प्रकार करते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे करें। इस प्रकार अच्छा नहीं है, बहन के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, हम आपको ऐसे कर देंगे वैसे करते हैं। तो जगमाल जी ठीक है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जगमाल जी पूरी तरह समझ गए थे। तो इनके रसोई बनती, अब रहते हैं सम्राट है तो उनके रसोई बनती है। रात जगमाल जी के यहाँ अपने पृथ्वीराज सिसोदिया रुकते हैं और सुबह चलते हैं। सुबह जाएंगे, रात आराम करेंगे, यहाँ से लंबा सफर है, घोड़ों पे आते जाते थे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया रात रुक गए। बढ़िया उन्होंने समझाया, जगमाल जी पूरी तरह समझ गए। उन्होंने रसोइयों से कहा लड्डू बनाओ। उन्होंने अपने जो रसोई, जहाँ पर रसोई घर था वहां पर ये खाना बनाते थे, उन्होंने रसोइयों को कहा आप लड्डू तैयार करो। आप कहे लड्डू तैयार करो, मैं अपने साले जी के लिए लड्डू भेजूंगा, मैं साले जी के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू भेजूंगा। तो उसने लड्डू बनवाए और उन लड्डुओं में क्या उसने जहर डाल दिया। उन लड्डुओं के अंदर क्या है, जहर डाल देता है और जो पोटली बनाकर लड्डुओं की उसको क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया को देता है, ये लो साले जी, रास्ते में जब आपको भूख लगे तो ये लड्डू खा लेना, रास्ते में जब आपको भूख लगेगी तो ये क्या लड्डू खा लेना। तो अपने जीजा जी की प्रशंसा करते हैं। बहनोई जी की बोले, बहनोई जी तो रात में इतना समझ कि मेरा इतना आदर सत्कार कर, लड्डू स्पेशल मेरे लिए लड्डू बनवाए, इतना आदर सम्मान दिया है, मेरे लिए रसोइयों को बुलवाकर स्पेशल लड्डू बनाए। सुबह अर्ली मॉर्निंग लड्डू इन्होंने तैयार करवा दी। तो ये इन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया को जो पोटली थी, लड्डू दिए थे, इनको क्या है लड्डू देता है। तो ये अपने बहन के हाथ फेर के जो होता है सलाम, जो जिस प्रकार का प्रोग्राम है वो करते हैं, बहनों से अपना आदर सत्कार लेते हैं और वहां से चल देते हैं। वापस आते हैं, जैसे ही कुंभलगढ़ ध्रुव के पास पहुंचते हैं, भूख लगी इनको, क्या भूख लगती, रास्ते में भूख लगी थी, घोड़े थक गए तो आराम किया और लड्डू निकालोगे अपने बहनोई के द्वारा भेजे गए लड्डू उनको खाएंगे। तो जैसे ही लड्डू निकाले, लड्डू खाए, लड्डू खाते ही थोड़े समय बाद चले, इनमें जहर था। तो कुंभलगढ़ ध्रुव के पास आते ही इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ ध्रुव के पास आते ही पृथ्वीराज सिसोदिया है वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी तो क्या है मृत्यु हो गई। अब जगमाल है किसी युद्ध में गया था, जगमाल क्या किसी युद्ध में गया हुआ था, युद्ध में लड़ता हुआ मारा। जगमाल ही जयमल है। जगमाल तो सिरोही का शासक था जिसकी आनंदा जो कौन सी थी, आनंदाबाई के साथ विवाह किया। अब अपना दूसरा भाई कौन सा था, जयमल है। सबसे बड़ा बेटा ज्येष्ठ बेटा था, इससे छोटा बेटा है जयमल है। तो जयमल युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो इसका क्या है, जहर से मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की जहर से मृत्यु हो जाती है और जयमल है ये युद्ध में लड़ता मारा गया, युद्ध में लड़ता मारा गया। तो युद्ध में जब लड़ता हुआ मारा जाता है तो फिर रायमल के सामने वही समस्या आ गई, शासक किसको बनाए, शासक किसको बनाए। यहाँ से तो हमें सुयोग्य को उत्तराधिकारी मिलेगा ना। यहाँ तो 2 थे लड़ने वाले, ये खुद ही लड़ मर गए। अब क्या शासन सत्ता जाएगी तो जाएगी। अब रायमल जी फिर याद करते हैं अपने बेटे संग्राम सिंह सांगा को, बोले आजा बेटा संग्राम सिंह, तेरे को शासक बनाया जाए, फिर सांगा को बुलाया जाता है। सांगा को अजमेर के करमचंद ने जहां शरण दी थी, वहां अजमेर के करमचंद को एक न्योता भेजा जाता है, एक लिखकर भेजा जाता है, सेनापति को भेजा जाता है कि इनके पिताजी ने इनको बताया है, सांगा को इनके पिताजी ने बुलाया है, बोले आजा बेटा आजा, तेरे को मैं शासक बनाऊं। तो संग्राम सिंह को बुलाया गया। संग्राम सिंह तैयारी थे, सांगा जी तैयारी थे, मेरे को तो पहले ही पता था। संग्राम जी कह रहे थे मेरे को तो क्या है पहले ही पता था कि मैं शासक बनूंगा, क्योंकि जहां पर ज्योतिषी के पास जाते तो पहला पता था मेरे को, और मेरे को कहते थे सबसे अच्छा तो ये है तुम्हारा शासक। तो 24 मई 1509 को संग्राम सिंह को शासक बनाया गया था।
वैसे नाम इनका क्या है, सांगा जी, लेकिन संग्राम सिंह के नाम से क्या है 24 मई 1509 को रायमल के द्वारा अपने बेटे को शासक बनाया गया था। इनका राज्याभिषेक किया गया था। इनका क्या है, राज्याभिषेक किया गया था। भाइयों के प्रहार से बचकर कहां पहुंचता है, अजमेर के करमचंद के पास। अजमेर के करमचंद के पास पहुंचा और कहता है कि मुझे शरण दो। तो उसने क्या, देखिए सौतेला था, किसी कोई ब्लड रिलेशन था किसी प्रकार का नहीं था, उसने क्या इसको शरण दी थी और सगा भाई क्या मारने के लिए दौड़ा था। 24 मई 1509 को, 24 मई 1509 की अगर हम बात करते हैं तो इसे शासक बनाया गया था, राज्याभिषेक किया गया। तो ये होती है किस्मत। कहते हैं कि कर्म होते हैं वो एक समय तक, आपकी मेहनत और कर्म एक समय तक आपका साथ देते हैं, लेकिन जब किस्मत उसमें रल जाए तो आपको क्या है, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो इस प्रकार के है संग्राम सिंह की किस्मत ने साथ दिया था, राज्याभिषेक इसी का हुआ। अंत में इसी प्रकार उन्होंने लड़ाई झगड़े करके इसको भगा दिया था, लेकिन फिर भी क्या किस्मत पलट कर लाई। इसकी किस्मत थी, इसका राज्याभिषेक होना था, तो इसको क्या पलट कर लाई। तो इस प्रकार अपने अपने मेहनत और अपने अपने क्या है कर्म होते हैं, ठीक है। इसके साथ में जब किस्मत साथ देती है तब होता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो पहले पढ़ने के लिए गया था, खूब तैयारी करता था, बारिश की तैयारी करने के लिए गया 2016 में। उस टाइम इतना कॉन्फिडेंट था कुछ भी कर जाएगा, ठीक, कुछ भी कर जाएगा। तो उसमें तो क्या सारे उसके आस पड़ोस वाले जो भी कहते थे ये तो लगा ही पड़ा है, ये तो लग ही जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से समय और परिस्थितियां बदली, किस्मत ने साथ नहीं दिया। तब से लेकर वो अब तक लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं। अब तो उसकी आशा भी टूट, अभी कई दिन पहले बात हुई थी, अब तो क्या उसकी आशा भी टूट रही है, छोड़ रहा है। अभी तो सब कुछ कहता है कि अब किस्मत साथ नहीं देगी। तब से लगातार एक अंतिम पड़ाव से एक बार सोचता है कि एक बार और कोशिश करूं, एक बार और कोशिश करूं, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। उसके जो चारों तरफ जब नजरें घुमाता है, मित्र मंडली में देखता तो सारे उसके सभी जो दोस्त है या और थे जिसके साथ उसके साथ जिसने पढ़ाई की थी, सारे लगे हैं, सभी सारे सेटल हो गए हैं, लेकिन वो अकेला वैसे ही रह गया है। अब वो कहता है कि मैं तो क्या खेत का काम करता हूँ, अब क्या है खेत का काम करने लगा हूँ, थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर क्या इधर उधर पढ़ा लेता हूँ, बाकी काम क्या खेत का है, खेत में काम लग गया है। तो किस्मत साथ नहीं दी। तो इस प्रकार जब किस्मत साथ नहीं देती है तो अकेले कर्म से कुछ नहीं होता, 1% आपकी किस्मत ही आपका साथ देना चाहिए। किस्मत ने साथ दिया तो आप क्या है किसी प्रकार 1 मिनट में क्या ऊपर उठ जाएंगे। जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आज वो क्या है खेत में काम करता है, आज खेत में काम करता है, फिर भी प्रयास करता है धीरे, लेकिन वो कहता है कि ना तो वह एकाग्रता रही, न उस प्रकार का विश्वास रहा। अब पीछे की कोई ना कोई चीज किसी न किसी प्रकार परेशान करती है, कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज किसी प्रकार विपदा आ जाती है। तो अब वो मेहनत वो नहीं है, ठीक है। तो आत्मिक संतुष्टि के लिए थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है। तो इस प्रकार जिस प्रकार सांगा की किस्मत ने साथ दिया था, इस प्रकार ये किस्मत साथ दे तो व्यक्ति पहले चांस में किसी भी प्रकार का कोई भी ओहदा उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब किस्मत रूठ जाती है किसी सभी प्रकार से, जब सारे रास्ते, अब वो कहता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, कोई किसी प्रकार का नहीं है, अब तो खेत में कार्य कर ही क्या है खुश है, खेत में कार्य करते हैं खुश हैं, क्योंकि यही अब कर्म है, यही कर्म है, कार्य तो करना ही है। कोशिश की थी लंबे समय तक कि किसी प्रकार किसी क्षेत्र में निपुणता हासिल करूं, योग्यता है, उस योग्यता का क्या मैं प्रमाण हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो अब क्या है मैंने छोड़ दी है, ज्यादा इसमें विश्वास नहीं रखता, अब कोई ज्यादा विश्वास रहा नहीं। लगभग सारे जब भी देखता है इधर उधर सारे सेटल हो गए, कोई एक दो ही बचे हैं, कोई नहीं बचा है लगभग। वो क्या है जब इधर उधर देखता हूँ तो केवल अकेले को खुद ही पाता, अकेले को खुद ही महसूस करता हूँ कि मैं अकेला रह गया, बाकी सारे हैं। तो किस प्रकार की किस्मत साथ नहीं देती है तो व्यक्ति को कर्म तो करना ही, तो वो क्या है उसने छोड़ दिया है और वह खेत में काम करने लग गए। इस प्रकार आगे कोशिश तो कर रहा है बेचारा, पर देख किस्मत का क्या है, साथ देगी ना दे क्या पता। तो संग्राम सिंह सागा है, इसकी किस्मत दी थी। इनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया है, जयमल ने बहुत विरोध किया था कि मेरा छोटा भाई शासक नहीं बन जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। तो क्या है संग्राम सिंह शासक है, शासक बनता है। अंधा था क्योंकि एक आंख उसकी क्या फोड़ दी थी, उसके भाई स्वयं ने पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही उसकी एक आंख फोड़ दी थी। इसकी अगर हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक है, 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक है, इसे हिंदूपत की उपाधि दी गई। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस शासक को हिंदूपत की उपाधि दी गई। हिंदूपत क्यों कहा जाता है, सांगा को क्या कहते हैं, हिंदूपत है, वैसे तो कल चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। सांगा को हिंदूपत कहा जाता है, हिंदूपत शासक के नाम से जानते हैं। तो सांगा को हिंदूपत क्यों कहा जाता है,
क्योंकि सांगा 16वीं शताब्दी का शासक था, सम्राट शासक था। इसके समय सारे राजपूत एकत्रित हुए थे। सारे जो राजपूत हैं इसके बुलाव पर आए थे। अंतिम बार राजपूत एकत्रित होकर के है संगठित होकर कार्य किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हिंदूपद शासक की संज्ञा दी जाती है। यानी हिंदू जितने भी शासक थे, राजपूतों के अलावा हिंदू वंश के जितने भी सम्राट थे, शासक थे, सारे आते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और सहयोग से कह कार्य करते हैं, तो इसलिए इसे हिंदूपद कहा जाता है। शरीर पर 80 घाव, शरीर पर 80 घाव है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, पढ़ेंगे इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। इसे वीर भग्नावेश कहा जाता है। 80 घाव शरीर पर, क्या है 80 घाव थे, फिर भी लड़े जा रहे थे, फिर भी क्या है लड़े जा रहे थे, नहीं कोई मतलब नहीं कहाँ घाव हो गया, तो इसलिए कर्नल जेम्स टोडने ने क्या है वीर भग्नावेश की उपाधि दी है। कर्नल जेम्स टोडने ने क्या कहा है, वीर भग्नावेश है। कौन से? संग्राम सिंह है, सांगा है, संग्राम सिंह सांगा को वीर भग्नावेश कहा गया है। 80 घाव है, हिंदूपद के शासक की संज्ञा दी जाती है। हिंदूपद का शासक है, इसके नाम से भी क्या है संज्ञा दी जाती है। इसी के समकालीन अगर हम बात करते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है और बाबर के साथ भी क्या है इनका युद्ध होता है। सभी युद्धों में ये एक प्रभुत्वशाली सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और हमेशा युद्धों में क्या है विजय प्राप्त करते हैं, हमेशा क्या युद्धों में विजय प्राप्त करते हैं। बाबर की सेना तो राजपूत जो सेना नायक थे उनसे लड़कर भाग जाती है और कहती है हम उनके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम उनके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने उनको क्या बहुत जो क्या है लालच दिया कि मैं शराब पीना बंद कर दूं। बाबर बहुत शराब पिया करते, बाबर ने कहा मैं शराब नहीं पीऊंगा, अगर तुम इस युद्ध में मेरे साथ लड़ने के लिए चलो, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। राजपूतों की सेना इतनी, सांगा की सेना इतनी शक्तिशाली है, यदि हम उसके सामने दिखे तो वो हमें मार देते, इतने तरीके से काटते हैं वो कि पता ही नहीं चलेगा हाथ कहाँ है और धड़ कहाँ है, तो इस प्रकार हम नहीं लड़ेंगे। उसने फिर कहा था कि मैं यहाँ का कर प्रणाली वो बंद कर दूंगा। वो क्या, जब जो सेना ने कहा कि हम जीमते रहेंगे तभी तो कर देंगे, अगर जीमते ही नहीं रहे तो कर का क्या मतलब है, जीमते रहे तो कर देते हैं तुम्हारा, ठीक है। फिर इसने कहा था कि मैं काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का सिक्का दे दूंगा, उपहार स्वरूप दूंगा, एक एक सिक्का प्रदान करूंगा। बोले सिक्के का करेंगे क्या जब जिंदा ही नहीं रहेंगे। फिर अंत में इसने जिहाद का नारा दिया था, फिर धर्म युद्ध हुआ था। फिर क्या है धर्म युद्ध होता है, तो सांगा और बाबर क्या धर्म युद्ध इस प्रकार लड़ते हैं, तो कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो किस्मत की बात है, क्या है सांगा ने केवल क्या कहा था, सांगा तो नहीं जाता था, सांगा तो क्या हाथ दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनके दोनों भाई पृथ्वीराज शिशुदेव जयमल बड़े ये कहते हैं अपन तो हाथ दिखाएंगे, ज्योतिषी को हाथ दिखाएंगे और देखेंगे कि शासक कौन बनता है। जब अगला पायदान खुद के लिए आ रहा हो तो व्यक्ति सोचता ही है कि 3 खड़े हैं स्टेज पर, किसको नॉमिनेट किया जाएगा, किसका नामांतरण किया जाएगा, तो क्या ज्योतिषियों के पास जाते, ज्योतिषी प्रत्येक बार सांगा को मनाते थे, लेकिन इन्होंने आंख फोड़ दी, भगा दिया। फिर भी किस्मत देखी कितनी बड़ी चीज होती है, किस्मत वापिस लाई और इस शासन की बागडोर सत्ता थी, जो मेवाड़ की शासन सत्ता है वो किसको सौंपी थी, वो अपने संग्राम सिंह सांगा को रायमल सौंपते हैं और संग्राम सिंह नाम के से शासक बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार आप हंसी खुशी के साथ परिवार में मस्ती करते हुए आगे बढ़े। भगवान आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों।